हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय संविधान सभा की मांग कैसे कैसे होती है और इसकी बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। आज जो है पिछली क्लास का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया है कि संविधान की मांग जो है सबसे पहले 1895 में, संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा की जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी मांग की जाती है? संविधान निर्माण की मांग की जाती है। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए ये किसके माध्यम से किया गया था, तो याद रखिएगा एक स्वराज प्रस्ताव लाया गया था। स्वराज प्रस्ताव लाया गया था, इसी स्वराज प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले किया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है और महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है संविधान सभा की। महात्मा गांधी द्वारा कहा जाता है भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और इस संविधान सभा में पूरे के पूरे जो है भारतीय होने चाहिए और भारतीयों के द्वारा एक संविधान बनाया जाना चाहिए जिसके अनुसार भारत की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। कहने का मतलब ये है, जो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है वह इस प्रकार से की जाती है कि ये जो संविधान सभा हो पूर्ण रूप से भारतीयों के लिए ही हो, इसमें जो संविधान का निर्माण हो वह भारतीयों के द्वारा ही हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1934 में समाजवादी नेता M.N. राय, या इन्हीं को कह सकते हो मानवेंद्र नाथ राय द्वारा भी संविधान सभा की मांग की जाती है। ठीक है। अब उसके बाद बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था कि 1938 में सबसे पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा संविधान सभा की औपचारिक मांग की जाती है। संविधान सभा की औपचारिक मांग की जाती है, लेकिन अभी भी इतने लोगों ने संविधान सभा का अलग अलग तरीके से मांग किया, लेकिन संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1938 के बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि अंग्रेज ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जाए, लेकिन भारतीय जो है सहयोग देना नहीं चाहते हैं और भारतीय ये मांग करते हैं कि हमें खुद का एक संविधान सभा बनाने की अनुमति दीजिए और आप जो है हमें स्वतंत्र कीजिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मतलब ये है कि भारतीयों की मांग थी संविधान सभा का गठन कीजिए और आप जो है हमें जल्द से जल्द स्वतंत्र कीजिए। परिणाम ये होता है कि इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ पर क्या चाहिए? सहयोग। ध्यान दीजिएगा, यहीं से बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन होता है। इसका परिणाम ये होता है इन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए, इसलिए 1940 में जो तत्कालीन वायसराय होते हैं वह लिन लिथगो होते हैं। इनके द्वारा अगस्त में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, और इसी अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले भारतीय निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया जाता है? तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से 1940 में। लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें जो है मुख्यतः भारतीय होंगे। क्या होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। इसका मतलब यह है कि भारतीय तो होंगे लेकिन कुछ अंग्रेज भी होंगे।
जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीयों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। जब अस्वीकार कर दिया जाता है तो 1942 में हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्स मिशन आता है और इसमें भी संविधान सभा की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि संविधान सभा पर जो भी कार्यवाही होगा वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। परिणाम ये होता है कि भारतीयों द्वारा इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, ये सब पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं, आज बस रिवीजन कर रहे हैं बस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 1945 में पहली बात तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। और साथ ही साथ ब्रिटेन में एक चुनाव होता है, ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और इस चुनाव में जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल, वह जो है हार जाते हैं। कहने का मतलब यह है, पहले जो है कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री चर्चिल थे, लेकिन वह चुनाव में हार जाते हैं और सरकार बनती है लेबर पार्टी की। जब लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो ये पहले ही कह चुके होते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और इसके प्रधानमंत्री बनते हैं एटली, क्लीमेट एटली। और एटली के द्वारा जो है 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वह किसके आधार पर होती है? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के आधार पर होती है। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। ये सब पूरा का पूरा हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि पैंथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे चुनाव हुआ और चुनाव के माध्यम से विधायिका, जो प्रांतों की विधायिका थी, उन्होंने इस संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। और देखा था इसमें जो सदस्य थे इनकी संख्या जो है 389 निर्धारित की गई थी। इसमें जो है ब्रिटिश प्रांत के भी सदस्य गए थे, देसी रियासत के भी सदस्य गए थे और जो चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी वो भी गए थे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में जो है 4 चीफ कमिश्नरी तो बताया गया था, लेकिन उसके नाम लिखाना थोड़ा भूल गए थे, उसको देख लेते हैं। 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पहले नंबर में बात किया जाए तो एक दिल्ली चीफ कमिश्नरी हुआ करती थी। दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक कुर्ग था जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक में है। ठीक है। तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो एक बलूचिस्तान में है था, एक बलूचिस्तान था जो कि उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करता, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और चौथे नंबर पे बात किया जाए तो राजस्थान का अजमेर मारवाड़ था। ध्यान दीजिएगा, कभी भी विकल्प में दे सकता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रांत है जो चीफ कमिश्नरी में हुआ करता था। एक इसमें से देगा, 3 कुछ और दे देगा। या ये भी कहा जा सकता है कि कौन सा नहीं था तो 3 इसमें से दे देगा, एक देसी रियासत कोई और दे देगा। तो ये थे 4 चीफ कमिश्नरी। और हम लोगों ने देखा था ये जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जो इसमें सदस्य जाते हैं वह चुनाव के माध्यम से भी जाते हैं और मनोनीत भी जाते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत के हुआ करते थे वो चुनाव के माध्यम से जाते हैं और जो देसी रियासत के होते थे वो मनोनीत के माध्यम से जाते थे। ये पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। आज जो है हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज संविधान सभा की बैठक से। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। क्या होती है? पहली बैठक होती है। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं,
या कह सकते हो अंतरिम अध्यक्ष। कैसे अध्यक्ष होते हैं? अंतरिम अध्यक्ष। वह बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। भारत में एक परंपरा है कि जब भी कोई कार्य की शुरुआत की जाती है तो पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक है, और उस समय जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे वह सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे। सबसे बुजुर्ग सदस्य हुआ करते थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है यह जो है किस देश के परंपरा से लिया गया है, तो याद रखिएगा यह जो है फ्रांस के परंपरा से लिया गया है। क्योंकि जब फ्रांस का भी संविधान बनता है तो सबसे पहले एक बुजुर्ग सदस्य को वहाँ का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और बाद में उसके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, अगर पूछा जाए ये कहाँ होती है तो ये होती है दिल्ली में। दिल्ली के चैम्बर, दिल्ली के चैम्बर, दिल्ली के चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय भवन में, पुस्तकालय भवन में कितने बजे होती है, तो याद रखिएगा ये होती है लगभग 11 बजे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद बनाए जाते हैं, इसकी घोषणा कौन करता है? इसकी घोषणा कौन करता है? तो याद रखिएगा इसकी घोषणा करते हैं जेबी कृपलानी। ठीक है, कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी घोषणा कौन करता है? जेबी कृपलानी। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक का या संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा जो है बहिष्कार कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है और मुस्लिम लीग चाहता है कि भारत का विभाजन हो और उसके स्थान पे एक और देश पाकिस्तान का भी निर्माण किया जाए और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका मतलब ये है, इसका जो है मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, जब मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, जो भूतपूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं चर्चिल, वह एक कथन कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चर्चिल कहते हैं भारतीय संविधान सभा एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अगर कभी पूछा जाए यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान सभा एक ऐसा विवाह लग रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो याद रखिएगा ये चर्चिल का कथन है। ठीक है, अब समझिएगा, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसमें जो है कुल सदस्य कितने भाग लिए थे? कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? तो याद रखिएगा सदस्यों की संख्या थी 207। बात किया जाए कैबिनेट मिशन के आधार पर तो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 389, लेकिन 207 ही सदस्य क्यों थे? तो इसके पीछे 2 कारण थे। पहली बात तो मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया और हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग के अंतर्गत 73 सदस्य हुआ करते थे। इसका मतलब ये है ये तो 73 के 73 सदस्य नहीं है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि 93 देशी रियासत के सदस्य भी हुआ करते थे। और बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को और हमारा देश आज़ाद होता है 15 अगस्त
1947 को। इसका मतलब ये है कि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, तो जो देसी रियासतें हुआ करती थी उन्हें पता ही नहीं था कि हम भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये जो देसी रियासत का एक बड़ा भाग हुआ करता था, ये भी संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं भाग लिए। और भी कुछ कई कारण थे जिसके कारण अन्य सदस्य भी भाग नहीं ले पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये बात किया जाए संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य भाग लिए थे, तब 207। अगर ये कहा जाए पहली बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तब उत्तर होगा आपका 9। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात किया जाए तब महिलाओं ने भाग लिया था 9, संविधान सभा की पहली बैठक। अब बात किया जाए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तब उसका उत्तर होगा 15। अगर ये पूछा जाए संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, तब होगा उत्तर आपका 8। पहली बैठक में 9, कुल संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तब 15, हस्ताक्षर कितने की, 8 ने। ये था आपका, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को ये जो पहली बैठक तो हो गई। अब देखते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक जो होती है वह 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इसके जो अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं या अध्यक्ष चुने जाते हैं, वह होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे, तो ये जो है बिहार राज्य से संबंधित थे। ठीक है, ये तो हो गए आपके अध्यक्ष। अब बात किया जाए इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसके उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी प्लस बी.टी. कृष्णामाचारी। अब बात किया जाए संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो ये थे H.V.R. आयंगर। ठीक है, H.V. आयंगर। अब बात किया जाए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये थे B.N. राव। ठीक है, B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ध्यान दीजिएगा, ये संविधान के सलाहकार जरूर थे, लेकिन याद रखिएगा B.N. राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि संविधान सभा का सदस्य उसे ही माना जाता था जो चुनाव के माध्यम से आए, इन्हें सिर्फ सलाहकार नियुक्त किया गया था बस। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यही B.N. राव जो है प्रारूप समिति का निर्माण भी करते हैं। यह वही प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, तब यहाँ से चलते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि संविधान सभा की दूसरी बैठक हो गई 11 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष जो है H.C. मुखर्जी और जो है B.T. कृष्णामाचारी बनाए जाते हैं। इसके सचिव जो है H.V.R. आयंगर बनाए जाते हैं, और जो संविधान के सलाहकार होते हैं वह B.N. राव होते हैं। लेकिन B.N. राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखिएगा 11 दिसंबर के बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है?
कहने का मतलब है संविधान बनाया तो जाएगा, लेकिन ये क्या क्या इसमें अधिकार दिया जाएगा, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा, राज्य को क्या शक्तियाँ दिया जाएगा, संघ को क्या शक्तियाँ दिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे, उच्च न्यायालय होगा तो उसके पास क्या क्या अधिकार होंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो संविधान है उसका आधार क्या होगा, किन किन विषयों पर कानून बनाए जाएंगे, किन किन विषयों पर शक्तियाँ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से दिया था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सवाल पूछा जाता है भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या है, तो याद रखिएगा उसका आधार है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। उसका उद्देश्य प्रस्ताव कहने का मतलब ये है, अगर पूछा जाए प्रस्तावना का आधार क्या है तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव ये हो गया। अब जब 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया तो जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसे अभी स्वीकार नहीं किया जाता है। अब पूछो क्यों स्वीकार नहीं किया जाता है संविधान सभा द्वारा? क्योंकि अभी भी मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रही थी भारतीय संविधान सभा का। इसलिए संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाएं, तब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं शामिल होती है। और परिणाम ये होता है कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947। ठीक है। अब जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, इसका मतलब यह है कि इन्हें एक उद्देश्य मिल जाता है कि हमें किन किन विषयों पर और कैसा कैसा नियम कानून बनाना है। इसके आधार पर ये लोग जो है कई समितियां बनाते हैं। समितियां कहने का मतलब ये है कि सभी विषयों को अलग अलग व्यक्ति को दे दिया जाए कि आप इन विषय पर नियम कानून बनाइए, आप इस विषय पर नियम कानून बनाइए। ठीक है। इस प्रकार जो मुख्य समितियां हुआ करती थी 13, और भी छोटी छोटी बहुत सारी समितियां हुआ करती थी। ठीक है। जब समितियां बन जाती हैं और जब बन जाती हैं तो जवाहरलाल नेहरू को लगने लगता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो किसी देश के संविधान का निर्माण किया हो, तब हमें संविधान सभा का या संविधान निर्माण में आसानी होगी। इसलिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन क्लीमेट एटली, कौन होते हैं? क्लीमेट एटली को एक पत्र लिखा जाता है और जवाहरलाल नेहरू क्लीमेट एटली से कहते हैं कि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के नाम का सुझाव दीजिए जिसने एशिया के किसी देश का संविधान लिखा हो। तो क्लीमेट एटली द्वारा जो है एक व्यक्ति के नाम का सुझाव देते हैं। अब ये नाम देखिएगा, सर आइवर जैनिंग। कहने का मतलब यह है कि जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति के नाम का सुझाव दीजिए, तो किस व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया जाता है? सर आइवर जैनिंग। जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखकर सर आइवर जैनिंग को बुलाने ही वाले होते हैं कि इन्हें लगता है कि एक बार महात्मा गांधी से भी विचार विमर्श कर लिया जाए। और जब ये महात्मा गांधी से विचार विमर्श करते हैं तो महात्मा गांधी द्वारा इन्हें मना किया जाता है और कहा जाता है आप इन्हें जो बुला रहे हो, इन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी जिम्मेदारी है आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देकर बिल्कुल मुक्त हो जाइए। परिणाम ये होता है कि 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रारूप समिति अगर पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, प्रारूप समिति तैयार किसने किया था, तब हो जाएगा उत्तर BN राव। अब प्रारूप समिति का मतलब थोड़ा समझ लीजिए। तब प्रारूप समिति का मतलब ये है कि अब ये 13 समितियां हैं, ये विभिन्न प्रकार के नियम और कानून बनाने के विषय में अपना निर्देश देंगी, ये लिख कर देंगी। अब उसे किस प्रारूप में रखा जाएगा, किस विषय को कहाँ रखा जाए, आगे रखा जाए, पीछे रखा जाए, किस अनुच्छेद में रखा जाए, ये जो पूरा का पूरा तैयार किया जाता है प्रारूप, वह तैयार किया जाता है BN राव द्वारा। अब BN राव द्वारा जो प्रारूप तैयार किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें धाराएं थी 243 और अनुसूचियाँ थी 13। धाराएं कितनी थी? 243। यही धाराएं बाद में अनुच्छेद हो गई। ये अनुसूची जो है 13 का ये प्रावधान किए थे। BN राव जो है इस प्रारूप को तैयार किए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह कहा गया कि आप BN राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप समिति पर विचार विमर्श कीजिए। क्या कीजिए? विचार विमर्श कीजिए कि क्या कितने हद तक सही है, कितने हद तक नहीं सही है। ठीक है, इसका मतलब ये तैयार ये किए थे। अब बात किया जाए प्रारूप समिति जो है कितने सदस्यों वाली थी, तो याद रखिएगा ये 7 सदस्यों वाली थी। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। अब बताइए अध्यक्ष को लेकर कि छोड़कर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 सदस्यों में अध्यक्ष भी शामिल है। कहने का मतलब ये है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसके अलावा जो 6 सदस्य होते हैं वो और होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिए कि तैयार इसने किया था, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, अगर अब बात किया जाए ये 6 सदस्य और कौन कौन से थे। ठीक है, प्रारूप समिति के एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन थे? एक तो हो गए अंबेडकर, और कौन कौन से थे? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पर थे N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी आयंगार, ये हो गए दूसरे। तीसरे नंबर पर देखा जाए, कहाँ लिख दिया जाए, तीसरे नंबर पर देखा जाए, चलिए इधर देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो ये थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 3 हो गए। चौथे नंबर पर देखा जाए तो ये थे कन्हैया लाल माणिक लाल, एक ही थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, 4 हो गए। 5वें नंबर पे बात किया जाए तो ये थे N माधव राव। ठीक है, ये जो है BL मित्र के स्थान पर आते हैं। कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन छूट गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा, हाँ एक थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 7वें नंबर पे बात किया जाए तो ये थे DP खेतान, और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो है TT कृष्णामाचारी को इसका सदस्य चुना जाता है। ठीक है, ये थे 7 सदस्यों की। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो जाता है, और 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक होती है और यह अपना कार्य करना शुरू कर देती। अब देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तब चलिए
प्रारूप समिति जो है 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक होती है और यह अपना काम करना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है विचार विमर्श करेगी। अब जो BN राव द्वारा दिया गया है कितने 243 और 13, इस पर विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति द्वारा जो है 3 प्रारूप दिया जाता है। कितने प्रारूप दिया जाता है ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये याद रहे या ना रहे ये नहीं जरूरी है। अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा तैयार किया गया था प्रारूप समिति, तब BN राव। इसके अध्यक्ष कौन थे, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा प्रारूप समिति द्वारा कितने प्रारूप तैयार किए जाते हैं, तब याद रखिएगा 3। अब बात किया जाए इसमें अनुच्छेद कितने कितने थे, तो सबसे पहले में ये प्रावधान किया गया था 315 अनुच्छेद कर दिए जाएं और 8 अनुसूचियाँ कर दिया जाए। दूसरे प्रारूप में फिर ये बढ़कर 386 अनुच्छेद और 8 अनुसूची पर प्रावधान किया गया। और बाद में फिर जो है जो आज भी लागू है, बाद में इसका प्रावधान हो गया 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इसका मतलब ये है प्रारूप समिति द्वारा जो सबसे बाद में सुझाव दिया गया 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, इसी को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, अब ये प्रारूप देंगे तो सीधी सी बात है सीधा सीधा लागू तो होगा नहीं। संविधान सभा के जो अन्य सदस्य हैं वो भी इस पर विचार विमर्श करेंगे कि हाँ सही है कि नहीं सही है। इसका मतलब ये है कि ये जो देंगे इस पर भी क्या होगी, रीडिंग, और इसी को कहा जाता है हिंदी में वाचन। तो याद रखिएगा ये वाचन भी होते हैं कुल कितने, 3। और अंतिम वाचन जो होता है, अंतिम याद रखिएगा बस, ये अंतिम वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और हम लोग जानते हैं कि जब इतने दिन ये पूरा विचार विमर्श होता है और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अंगीकृत, या कह सकते हो अधिनियमित, या कह सकते हो पारित कर दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब यह है कि 3 प्रारूप देते हैं और अंतिम में जाकर ये जो है इतने पे सहमति बनती है। उसके बाद उसमें रीडिंग होती है और अंतिम रीडिंग जो होती है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होती है। और इसी दिन हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि इस दिन लागू नहीं होता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, पूर्ण रूप से लागू होता है हमारा संविधान। उसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन के माध्यम से यह प्रावधान किया जाता है कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज़ादी हमें जो मिलती है 15 अगस्त 1947 को मिलती है। कब मिलती है, 15 अगस्त 1947 को मिलती है। और हमारा संविधान भी बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। इस तारीख को भूला ना जाए इसलिए हमारे संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब ध्यान से समझिएगा 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को मूल रूप से सभी संविधान के सभी अनुच्छेद को तो लागू नहीं किया गया। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए। तब ये जो प्रावधान किया जाता है इसमें यह कहा जाता है कि 395 क्या होंगे, अनुच्छेद। पक्का। अब चलिए, और होंगे 8 अनुसूची। ठीक है, और कुल कितने क्या होंगे, 22 भाग। ठीक है, अनुच्छेद की वर्तमान समय में बात किया जाए तो संख्या के दृष्टिकोण से आज भी 395 ही हैं। संख्या के दृष्टिकोण से आज भी 395 ही हैं। कोई भी अनुच्छेद ऐसा नहीं है जो 396 हो। लेकिन वैसे देखा जाए सब में A, B, C जुड़कर लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं।
अनुसूची की बात किया जाए तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब भाग की बात किया जाए तो वर्तमान समय में 25 भाग हो गए हैं। लेकिन संख्या के दृष्टिकोण से अभी भी ऐसा कोई भाग नहीं है जो 22 के बजाय 23वां भाग हो। उसी में 7वां भाग कट गया है, 4A जुड़ गया है, 9A जुड़ गया है, 9B जुड़ गया है और 14A जुड़ गया है। ठीक है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो उत्तर हो जाएगा आपका 16। कितने अनुच्छेद? 16। अब बात किया जाए संविधान सभा में संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया था, तो याद रखिएगा ये जो आया था लगभग 64 लाख रुपए। एग्जैक्ट की बात किया जाए तो देता है आंकड़ा 63,96,729 रुपये। ठीक है, ये भी बिल्कुल 64 लाख के पास ही है, तो 64 लाख याद रखिएगा। कुल कितना समय लगा, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, ये खर्च हो गया, समय होगा। कुल कितने सत्र हुए, तो याद रखिएगा कुल 11 सत्र चले थे। ठीक है, अब थोड़ा और इधर समझ लीजिएगा। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय गीत एवं गान को भी स्वीकार किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है और इसी दिन हमारे राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया जाता है और राष्ट्रीय गान को भी। अब बात किया जाए राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया जाता है, तो ये स्वीकार कर लिया जाता है आज़ादी के पहले ही 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 ये हो गया। ठीक है, अब बात किया जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो अंतिम बैठक भी होती है 24 जनवरी 1950 को और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। तो ये था आपके संविधान सभा से मोटी मोटी बातें। तो आज जो है हमारा संविधान सभा हो गया समाप्त।